हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं शाद अली। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की कोई भी परीक्षा अगर आप देते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश जीके यानी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं को देखते हुए हमने आपके लिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की 500 प्लस क्वेश्चंस की ये सीरीज तैयार की है। अगर आप इन 500 क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश जीके के कंप्लीट कर लेते हैं तो यूपी के किसी भी एग्जाम्स में आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। तो इस उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के कोर्स में हम 6 मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश की राज्यव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स। इन 6 मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे हम, जिसमें हमने पहले शुरुआत की है उत्तर प्रदेश के इतिहास की। तो भारत के इतिहास में जो भी इवेंट्स, प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो भी इवेंट्स, ये जो घटनाएं उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हुई हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट हमने कवर कर लिया 50 क्वेश्चन तक, और अगले 50 से लेकर 100 प्लस क्वेश्चंस को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट होगा। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से देख सकते हैं इसका पहला पार्ट, और बाकी जो जीएस के मॉक टेस्ट चल रहे हैं उनको भी देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, जो लोग इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और जल्दी से 4 लाख सब्सक्राइबर के पार इसको लेकर के जाइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, सरोजनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन या किस अधिवेशन या किस सेशन में अध्यक्ष बनी थी? एक क्वेश्चन से संबंधित हम मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन, कभी कभी तो 10 या 11 क्वेश्चन भी कवर करते चलेंगे। बस आप ध्यान से सुनते चलिएगा। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या सिंपली कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसकी स्थापना साल 1885 में हुई थी। ये बहुत पूछा जाता है। कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में जिसको स्थापित किया था, जिसकी स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, ये एक अंग्रेज थे। तो हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे, सेशन हुआ करते थे, सम्मेलन हुआ करते थे, जिसमें पहला अधिवेशन, पहला सेशन होता है बंबई में। याद रखेंगे, कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? WC बनर्जी। और ये अधिवेशन हर साल होते चले जाते हैं, और एक ऐसा ही अधिवेशन आता है जिसमें सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं। वो कौन सा था? कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं। साल 1925 था ये। साल 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो ये आप याद रखेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन यहां पर, जैसे ही ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी कानपुर अधिवेशन में, उसी के साथ ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली, याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, याद रखिएगा, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अब इसके साथ दूसरे एडिशनल क्वेश्चंस भी देखिए। चलिए, लेकिन इनसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी ये। एनी बेसेंट के बाद में अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। अभी हमने आपको 2 क्वेश्चन बताए, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। एनी बेसेंट साल 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष बन चुकी थी कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जबकि सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब यहां ध्यान से सुनिए, अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट थी। अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम या पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तब सरोजनी नायडू आप चुनेंगे। ठीक है, तो अब सरोजनी नायडू पर और क्वेश्चन ये सुनिए। देखिए, सरोजनी नायडू को कविताएं लिखने का शौक था, तो ये पोएट थी, कवियत्री थी। ठीक है, इसलिए महात्मा गांधी ने इनको भारत कोकिला कहा या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा। भारत कोकिला किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। अब ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब एक सवाल और आता है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक इस पद पर रही। ठीक है, क्या तो इसमें याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी यही हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल अगर आपसे पूछे, उत्तर प्रदेश की ऐसे पूछेगा आपसे उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, तब भी आंसर सरोजनी नायडू है। या ऐसे पूछेगा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, तब भी आंसर सरोजनी नायडू ही है। अगर आपसे पूछे भारत के किसी भी राज्य में बनने वाली पहली महिला राज्यपाल, तब भी आंसर सरोजनी नायडू ही है। और देख लीजिए, फर्स्ट विमेन गवर्नर इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ यूपी सरोजनी नायडू, फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी इज सरोजनी नायडू। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको
कवर करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर अधिवेशन में 1925 में सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगर लेटेस्ट में आपसे पूछता है, लेटेस्ट में अगर आपसे पूछता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, तो वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल बनी हैं। और अगर आपसे ये पूछता है कि देखिए उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो आंसर होगा सुचेता कृपलानी। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। अगर उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पूछे तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। तो सरोजिनी नायडू को लास्ट में हम इसको समराइज कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन ऑफ Sarojini Naidu was the first Indian women president of Indian National Congress and second woman overall after Annie Besant। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इसका आंसर आप कर लेंगे कानपुर अधिवेशन साल 1925। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए या 52वां देखिए आज का। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे? हमने डिस्कस किया था कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, जिसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था या बॉम्बे में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यू सी बनर्जी ने बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसका सेकंड अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। सेकंड अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि सेकंड अधिवेशन था। इसके बाद थर्ड अधिवेशन होता है, ये नंबर याद रखिएगा आप, 5 से 6 शुरुआत के तो आपको याद रखने हैं। अगला हुआ था मद्रास, तो इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी। अब यहाँ तक याद रखिए आप। देखिए पहला सेशन 1885 में हुआ था, जिस वर्ष इसकी स्थापना हुई। दूसरा सेशन 1886 में हुआ था। तीसरा सेशन 1887 में। हर वर्ष प्रत्येक वर्ष इसके सेशन हुआ करते थे। और चौथा हुआ था 1888 में। 1888 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो इसके अध्यक्ष पहली बार किसी अंग्रेज को बनाया गया, जिसका नाम था जॉर्ज यूले। तो इसकी अध्यक्षता, इस सेशन की अध्यक्षता, ये सेशन हुआ था देखिए इलाहाबाद के अंदर। याद रखेंगे, अब ये इलाहाबाद से कनेक्ट हो गया भारत का इतिहास, इसलिए यहाँ क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज बने थे। इलाहाबाद में 1888 में इसने अध्यक्षता की थी। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी अधिवेशनों में या सभी सेशंस में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो ये पहला अधिवेशन था उत्तर प्रदेश में होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, तो ये हैं बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक सवाल जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, ये बनता ही है डेफिनेटली, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये तीसरे अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये तीसरा था। कहाँ पर हुआ था ये अभी डिस्कस किया है हमने, मद्रास में हुआ था तीसरा वाला। ठीक है, इनके प्लेसेस, इनके अध्यक्ष और इनके वर्ष 4 से 5 तक तो आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? देखिए इसमें 2 इवेंट हुए थे, दोनों इवेंट पे क्वेश्चन बनते हैं। कांग्रेस के 1916 का एक अधिवेशन था, इसको याद रखिएगा। कांग्रेस का 1916 में एक अधिवेशन हुआ था, इसे हम कहते हैं लखनऊ अधिवेशन। इसमें कांग्रेस में जो गरम दल और नरम दल थे, इनके बीच में समझौता हुआ था। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल के बीच में तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी इसकी अध्यक्षता, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनेगा कि वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जब समझौता हुआ, उस वक्त उस सेशन की अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है, तो क्वेश्चंस को घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन को ट्रेस करके पूछ सकता है आपसे। गरम दल नरम दल का समझौता भी इसी 1916 वाले अधिवेशन में ही, लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। तो ये वो प्लेसेस हैं उत्तर प्रदेश के, भारत के इतिहास के वो प्लेसेस हैं जहाँ पर ये सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश के जिलों में अलग अलग घटित हुई थी, इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए,
साल 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ पर हुई थी? 20 जून 1920 को इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की ये बैठक हुई थी। याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जितने भी कांग्रेस के सेशन हुए हैं उनमें या तो वो अध्यक्ष को पूछेगा, ठीक है, या फिर उनमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आउटकम निकल कर आए हैं वो पूछेगा, ठीक है। तो 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखें, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चोरा चोरी कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, किस जनपद से है? ये घटना हुई थी 5 फरवरी साल 1922 में। एक इसमें जो है एक भयानक भीड़ ने, जो चोरा चोरी नाम का एक पुलिस थाना हुआ करता था, इस पुलिस थाने को घेर कर जो 22 पुलिस वाले थे उनको जिंदा जला दिया गया था। तो चोरा चोरी थाना जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है, गोरखपुर जनपद में स्थित है ये, गोरखपुर में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इस घटना से ही आहत होकर गांधी जी ने साल 1922 के समय में इन्होंने अपना जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस लिया था। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि असहयोग आंदोलन किस घटना से महात्मा गांधी ने, या किस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, आंसर होगा चोरा चोरी कांड। तो ये 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई है। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, चोरा चोरी नाम की जगह। ऑप्शन सी सही आंसर। इसी से कनेक्टेड अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? जब असहयोग आंदोलन की जब वापसी कर ली गई थी, या इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था, तो दुखी होकर के साल 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, ध्यान से सुनिएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये यूपी के किसी न किसी क्षेत्र में घटित हुई हैं घटनाएं, उत्तर प्रदेश के हिस्से में आई हैं, ये भारत के इतिहास की घटनाएं हैं। तो बहुत सारे हैं ये जो इंपॉर्टेंट है और ये पूछे ही जाते हैं एग्जाम में आपसे। चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये साल 1924 में की गई थी। कहाँ पर? आंसर है कानपुर। इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। इसका मुख्यालय बनाया गया था आगरा में, लेकिन इसकी स्थापना की गई थी कानपुर में। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन साल 1918 में किया गया था। कौन थे इसके फाउंडिंग मेंबर्स? जिसमें गौरीशंकर मिश्र थे, इंद्र नारायण द्विवेदी और मालवीय जी थे। इन सब ने मिलकर जो है इस उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया था साल 1918 में। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था? तो जमींदार उस वक्त हुआ करते थे, जमींदार और तालुकदारों का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए यूपी का जो प्रतापगढ़ जिला है इसमें नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया। इनके प्लेसेस इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी हमने अभी नाम लिए हैं आंदोलनों के, उन आंदोलन और उनके प्लेस और उनके ईयर्स या तो आपको मैचिंग के लिए ऑप्शंस में दे सकता है, ठीक है, या अलग अलग भी पूछ सकता है जैसे आपके सामने है। नेक्स्ट अगला सवाल है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन 1936 में कहाँ किया गया? तो ये लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई थी? तो देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश का जो बलिया है, इसमें बलिया में 16 अगस्त की ये घटना है। 16 अगस्त साल 1942, याद रखिएगा, 16 अगस्त साल 1942 को बलिया जेल जो है, बलिया जेल पर जो आंदोलनकारी थे उन्होंने धावा बोल दिया और यहाँ से कैदियों को छुड़वा कर ले जाते हैं और सरकारी अधिकारियों को यहाँ पर बंदी बनाकर कांग्रेस का ही किसी स्थानीय नेता जिनका नाम चिंटू पांडे था, ठीक है, चिंटू पांडे को जो है इसमें अस्थाई समानांतर सरकार का ये गठन कर देते हैं। स्थानीय नेता चिंटू पांडे के नेतृत्व में ये नेता बना करके उनको यहाँ पर एक अस्थाई सरकार बना देते हैं बलिया में। लेकिन कुछ समय बाद बलिया पर फिर से अंग्रेजों का कब्जा हो ही जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहाँ पर कर बंदी आंदोलन
चलाया था। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण और शास्त्री जी के सहयोग से नेहरू जी ने इलाहाबाद में, ऑप्शन ए, इलाहाबाद से जो है करबंदी आंदोलन को शुरू किया था यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी के स्वतंत्रता प्राप्ति तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए थे? आज़ादी से पहले तक यानी 1947 तक। ये सेशन शुरू होते हैं 1885 से, और 1885 से 1947 तक कितने अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के इलाहाबाद में हुए? पहला अधिवेशन इलाहाबाद में जो हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो था 1888 वाला, आपने देखा था, जिसमें जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता की थी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी थे। दूसरा 1892 में होता है, तीसरा 1910 में। ये 3 अधिवेशन हुए थे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सही आंसर है। अब इनके अध्यक्ष भी सुन लीजिए। तो जो 1888 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। उसके बाद 1892 में हुआ था इलाहाबाद में अगला अधिवेशन, जो उत्तर प्रदेश का था, उसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें आप WC बनर्जी कहते हैं। और अगला था 1910। 1910 में विलियम वेडरवर्न, ठीक है, विलियम वेडरवर्न ने की थी अध्यक्षता। तो ये 3 सेशन आपको ज़रूर याद रखने हैं। ये आज़ादी से पहले इलाहाबाद में 3 सेशन हुए थे कांग्रेस के। इसका आंसर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शहीद हुए थे? देखिए 1930 में, साल 1930 में अंग्रेज़ों ने जो ज़्यादातर क्रांतिकारी इस वक्त थे उनको या तो पकड़ लिया था या फिर अंडरग्राउंड हो चुके थे बहुत सारे क्रांतिकारी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो है इनके हाथ नहीं आए थे। 27 फरवरी 1931 को आज़ाद जो हैं इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, याद रखेंगे, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते वक्त जो है शहीद हुए थे। इसका आंसर सी रहेगा, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन था? संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस, यहाँ कहने का मतलब ये उत्तर प्रदेश का ही नाम है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम। तो ये सवाल पूछ रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी कौन था? यहाँ महिला पुरुष की बात कर ही नहीं रहा, अगर महिला पुरुष की भी बात करेगा तब भी आंसर आपको पता है, हमने पहले ही क्वेश्चन में ये डिस्कस किया है आपके सामने, ठीक है। तो इसका आंसर करते हैं हम लोग। स्वतंत्रता के पश्चात सरोजिनी नायडू को, ऑप्शन सी, स्वतंत्रता के पश्चात सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। अर्थात इन्हें हम कह सकते हैं कि भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव मिला इनको। और सुचेता कृपलानी को प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश की बनी थी, उनको गौरव हासिल हुआ। तो ये इसका आंसर सी। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पश्चात संयुक्त प्रांत का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? यूपी, ये यूपी है, आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ नाम दिया गया है यहाँ पर। तो यूपी का पहला सीएम, पहला मुख्यमंत्री आपको बताना है कौन है, और ये बहुत सिंपल है, इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस आपसे कर चुके हैं। तो देखिए जो गोविंद वल्लभ पंत थे वो स्वतंत्रता से पहले तथा स्वतंत्रता के पश्चात भी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है, इनको याद रखेंगे आप। तो गोविंद वल्लभ पंत बाद में ये गृह मंत्री भी बने थे सरकार में, ठीक है, इनको याद रखेंगे। ये जो हैं लगातार 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। कौन? गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है आंसर इसका। एक और अच्छा सवाल, स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये भी नाम आपको याद रखना, ये है पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने, जबकि जीवी मावलंकर जो हैं इनको भी याद रखिएगा, ये आपके याद हैं ही ऑलरेडी। जीवी मावलंकर को कहते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। तो ये आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी को कब इलाहाबाद से लखनऊ ट्रांसफ़र किया गया था? तो आज जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आप जानते हैं, इससे पहले इलाहाबाद थी, इलाहाबाद से लखनऊ इसको कब ट्रांसफ़र किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद को लखनऊ स्थानांतरित किया गया था, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखें,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर स्वतंत्रता से पहले 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। इस क्वेश्चन को अभी अभी हमने किया है। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता प्राप्ति तक या स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो है अधिवेशन हो चुके थे काफ़ी सारे। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि किन किन स्थानों पर। तो देखिए इनमें से एक दो ऑप्शन भी दे रखे हैं, लेकिन हम डिस्कस करेंगे और भी। तो इसमें लखनऊ में 3 बार हो चुके थे ऑलरेडी, हमने 3 बार इलाहाबाद में भी डिस्कस किए थे। लखनऊ में 3 बार, इलाहाबाद में 3 बार। तो लखनऊ में जो हुए थे 1899 में, 1916 में, 1936 में 3 बार हुए थे लखनऊ में। इलाहाबाद में भी 3 बार हुए थे, 1888, 1892, 1910 में। इस तरह से ये कांग्रेस के अधिवेशन संपन्न हुए थे। तो आप यहाँ कर सकते हैं, इलाहाबाद भी सही है, लखनऊ भी सही है, और इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इसका सही आंसर है, 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 3 बार लखनऊ, 3 बार आज़ादी के पहले उत्तर प्रदेश में ये अधिवेशन कांग्रेस के हो चुके थे। अभी तक भारत के कितने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, यानी जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं उनमें से किन का संबंध उत्तर प्रदेश से है या कौन उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो जैसे हम बात करें तो ये टोटल मिला करके 9 आंसर होगा इसका, 9 प्रधानमंत्री। तो उत्तर प्रदेश ने आज तक देश को कुल 9 प्रधानमंत्री दिए हैं। कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो इसका आंसर 8 नहीं, इसका आंसर 8 होगा ना कि 9। ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। इस दिन को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 1 नवंबर इसका आंसर है। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन दिवस या पुनर्गठन हुआ था, इसलिए इसको हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। और 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड नाम का एक नया राज्य बना था। नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करवाए हैं आप, बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने इतिहास में आपको पढ़ाए हैं यहाँ से। ठीक है, साल 1805 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी, कॉर्नवालिस की नेचुरल डेथ हुई थी। और यहीं पर गाजीपुर में इसकी मृत्यु हुई थी, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, और यहीं पर इसको दफना भी दिया गया था। तो इसकी कब्र आज भी वहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ए ऑप्शन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अगर आपसे पूछे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो आंसर रहेगा ऋषभ देव, है ना। ऋषभ देव जो है, इनका जन्म माना जाता है कहाँ पर हुआ था? फैज़ाबाद जिले के अयोध्या में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, अयोध्या में इनका जन्म स्थान माना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखें। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा से अपनी देवगिरी अभियान को संपन्न किया था। वर्तमान में कड़ा कहाँ पर स्थित है? तो कड़ा इलाहाबाद से 64 किलोमीटर पश्चिम में गंगा के तट पर कौशाम्बी जो जिला है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, कौशाम्बी में है ये, इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने। जैन धर्म के या जैनों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका जन्म कहाँ पर है? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनकी जन्मस्थली आपको बतानी है। तो ये पावन नगरी है जिसका नाम है वाराणसी। ठीक है, तो जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर जिनका नाम पद्म प्रभु, और जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? 1545 ईस्वी में कालिंजर के सैन्य अभियान के दौरान बारूद का विस्फोट हो जाता है इसके बगल में ही, इसके पास में ही शेरशाह सूरी, और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कालिंजर की बात कर रहे हैं। कालिंजर जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में है ये एक। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बांदा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो प्रसिद्ध इतिहासकार रहे जियाउद्दीन बर्नी का जन्म बुलंदशहर जिले के बरन नामक जगह है एक, बुलंदशहर में बरन है, इसको भी याद रखेंगे, ये पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन यूपी जी के। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म याद रखिएगा वाराणसी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी वाराणसी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे, जितने भी आपके सामने आज हम डिस्कस किए हैं इससे पहले पार्ट में। आगे भी श्रृंखला बिल्कुल हमें जारी रखेंगे 500 क्वेश्चन के बाद में भी, तो इनको ध्यान से फॉलो कीजिएगा।
देखिए इसमें 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद में महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात बुद्ध जो है सबसे पहले ऋषिपत्तन या सारनाथ आए थे, और यहाँ पर 5 ब्राह्मण यानी संन्यास, इन्होंने 5 ब्राह्मणों को, सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? अच्छा क्वेश्चन है। बुद्ध के सबसे ज़्यादा शिष्य हुआ करते थे कौशल में, कौशल राज्य में हुआ करते थे, और कौशल की राजधानी हुआ करती थी कौन सी? श्रावस्ती। श्रावस्ती में इन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सही कूट की सहायता से उत्तर आपको चुनना है। कथन यहाँ दिया हुआ है कुशीनगर गणराज्य की, कुशीनगर जो है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पर कुशीनगर के बाद में आप लिखेंगे मल्ल, तो यहाँ पर जो है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। पहला स्टेटमेंट तो सही है। जो बौद्ध ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में षोडश महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जो 16 महाजनपद इनका उदय हुआ था। इसमें मल्ल एक महाजनपद हुआ करता था, ये एक संघ राज्य था। इसमें जो है कई सारी शाखाएं इसमें शामिल हुआ करती थी। तो मल्ल की राजधानी क्या हुआ करती थी? कुशीनगर, ठीक है। और महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं अपने आप, अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पर। अगर इसको देखें, बहुत महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये इससे कोई लिंक नहीं है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कारण। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर इसकी व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल देखिए, वे राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल हुए थे या उलझे हुए थे? देखिए जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, तो उसकी मृत्यु के बाद में जो कन्नौज था यूपी का, उस कन्नौज में बहुत सारी शक्तियां जो अलग अलग भारत देश में अलग अलग रूल कर रही थी। तो कन्नौज आकर्षण का केंद्र बना हुआ था उस वक्त, और इस जगह को, इस कन्नौज को प्राप्त करने के लिए गुप्त, आप कह सकते हैं एक तरीके से, बहुत सारे जो अलग अलग वंश हैं उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, आपस में संघर्ष करते हैं। तो इसी के लिए 3 नाम जो आते हैं इस पर, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी में 3 बड़ी शक्तियां थीं, जिसमें पाल थे, नंबर 1 इसमें पाल थे, गुर्जर प्रतिहार थे, और राजपूत थे। ये तीनों इसमें लड़ते हैं। ये इसीलिए इसको कहा जाता है त्रिकोणीय संघर्ष, यानी 3 लोग इसमें शामिल थे, 3 वंश इस लड़ाई में शामिल थे। तो आंसर हो जाएगा इसका BCD, ऑप्शन 3 सही आंसर है। नेक्स्ट देखें, और इसमें अगर पूछे कि त्रिकोणीय संघर्ष में इन तीनों में से अंततः सफलता किसको मिलती है, तो आंसर होगा गुर्जर प्रतिहारों को इसमें सफलता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महोदया इनमें से किसका पुराना नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी डिस्कस कर रहे थे, हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में कन्नौज जगह को जो है बहुत सारे लोगों ने कैप्चर करने की कोशिश की थी, ठीक है। इसी के लिए त्रिपाठी संघर्ष भी हुआ था, स्ट्रगल हुआ था, और इसी को जो है, इसी कन्नौज को हम महोदया या महोदया श्री आदि नाम से भी जानते हैं। इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयाग प्रशस्ति किसकी सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? ये अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, इसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की भारत विजय का उल्लेख इस पर किया है प्रयाग प्रशस्ति में। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में है? ये समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में है। अगर इसको लिखने वाला पूछे तो हरिसेन इसका दरबारी था या दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद चंद्र अग्रवाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीन विहार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कहाँ बनवाया था? गोविंद चंद्र गहड़वाल की रानी कुमार देवी, ये जो है बौद्ध धर्म को मानने वाली थी, उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार बनवाया था, ठीक है। जीन विहार बनवाया था कहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा देखिए सारनाथ में, ऑप्शन डी सही आंसर। अगला है, मेरठ तथा टोपरा के 2 स्तंभ लेख दिल्ली कौन लेकर के आया था? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कई बार इस क्वेश्चन को। तो फिरोज शाह तुगलक था, तुगलक वंश का एक शासक था, ये सुल्तान था। तो फिरोज शाह तुगलक की खास बात ये थी कि उसने अपने पहले के जितने भी राजा हुए थे और उनके जो भी भवन बने हुए थे या फिर जो भी कंस्ट्रक्शंस थे उनकी मरम्मत और निर्माण, उनको पुनर्जीवित करने के लिए बहुत ध्यान दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। उसने अपने निर्माण से भी अधिक महत्व जो है उन भवनों को फिर से स्थापित करने में बल दिया था जो पहले से बने हुए थे। तो उसके द्वारा 2 स्तंभ थे जिसमें अशोक के स्तंभ है, एक तो मेरठ का स्तंभ अशोक का, एक टोपरा का। अब कहाँ पर है? ये अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में है।
ये ये जो है मेरठ और टोपरा जो है ये इससे दिल्ली लाए गए थे। तो टोपरा वाले स्तंभ को जो है महल और तथा फिरोजाबाद वाली मस्जिद इसके पास में इसको यहाँ पर लगाया गया है। अगर इसकी बात करें मेरठ की, तो मेरठ वाले स्तंभ को वर्तमान में अगर आप देखें तो ये बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के निकट एक टीले के रूप में शिकार या आखेट स्थान के पास में इसको स्थापित किया गया है। तो ये दिल्ली में है। लाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। मेरठ और टोबरा स्तंभ जो अशोक के स्तंभ थे इनको कौन लेकर आया था दिल्ली? फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। चलिए अगला सवाल देखिए, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो जौनपुर जो फिरोज शाह तुगलक था इसने बहुत सारे नगरों की स्थापना की थी, उसके द्वारा कई सारे नगर बसाए गए थे, जिसमें फतेहाबाद है, हिसार है, फिरोजपुर है, जौनपुर है। तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, इसकी स्मृति में की थी। इसको याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसको बनवाया गया था। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? कौन सा मुगल बादशाह था? तो देखिए 1580 में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। आंसर हो जाएगा इसका बी। तो ये दोनों जौनपुर से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में कई सारे भवन बनवाए थे, जिसमें पंचमहल के आकार का 5 महलों का एक भवन है जो कि भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप बना हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचमहल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? ये कौन थे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, कविंद्राचार्य। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट देखिए, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बनारस के ये 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट थे जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन के प्रयासों के फलस्वरूप ही बनारस में एक पहले संस्कृत कॉलेज खोला गया। इसका उद्देश्य था कि हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानूनों का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या BHU का शिलान्यास किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास साल 1916 में किया था, वसंत पंचमी के दिन। उस समय वायसराय था कौन? लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। अगला देखिए, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को इस वक्त संयुक्त प्रांत, ठीक है, या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था 1937 से 1950 तक। इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अवध को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था तब अवध में कुल कितने जिले हुआ करते थे? तो अवध 7 फरवरी 1856 को अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तब उस वक्त अवध में लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, कुल मिलाकर के ये टोटल 12 थे। नंबर याद रखना है, ये 12 जिले थे जो मिलाए गए थे अवध। जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था उस वक्त अवध में 12 जिले आया करते थे। नेक्स्ट अगला सवाल है, आगरा एवं अवध को कब संयुक्त प्रांत बना दिया गया था? तो देखिए, जो अवध और उत्तर प्रदेश प्रांतों का एक्चुअली इनको 1877, अवध और आगरा को एक संयुक्त प्रांत बनाया गया था 1877 में। उत्तर प्रदेश का नाम कब दोबारा से यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका आंसर सिंपली कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया था फिर से। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उत्तर भारत का प्रमुख नगर रहा था? तो हर्षवर्धन के राज्याभिषेक से जो है थानेश्वर और कन्नौज, ये 2 जगहें थी जो आपस में मिलाया गया था इनको। तो कन्नौज उत्तर भारत का उस वक्त प्रमुख नगर था। इसकी समृद्धि इतनी ज़्यादा थी, इसका नाम क्या था? महोदयश्री, जिसके लिए त्रिपाठी संघर्ष हुए थे, यानी त्रिकोणीय संघर्ष हुए थे। ऑप्शन ए। आगरा प्रेसिडेंसी को कब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था? आगरा प्रेसिडेंसी को कब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया? चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, ठीक है। मोहम्मद, देखिए यूपी के नाम को लेकर या यूपी की शुरुआत, इसको हम ज्योग्राफी में इसको करवा देंगे आपको, या अलग से इसको समझा देंगे कब क्या नाम रहा था, ठीक है, एक सीक्वेंस में, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस हैं
तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में यूपी के करवा देंगे आपको कि कब उसका नाम क्या था, क्या चेंज किया गया। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इनको आप जानते हैं, क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान है ये। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय बन गया था, विश्वविद्यालय बन गया था, या एएमयू। तहजीब उल अखलाक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो ये भी वही थे, सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका निकाली गई थी। चलिए इसमें हम रहने देते हैं इतने ही क्वेश्चंस। तो हम टोटल 100 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं यूपी के इतिहास पर। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिएगा। आज ही एक और पार्ट देंगे आपको। देखिए आज हमने 4 लेक्चर बोले थे जिसमें मैथ्स रीजनिंग शुरू करना था हमें, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है इन क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे हैं, फिर उनका एक्सप्लेनेशन में क्या क्या क्वेश्चंस आपको ऐड ऑन करते जाना है ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे साथ साथ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, आप देख ही रहे हैं कि क्वालिटी किस लेवल की है यहाँ पर। मैथ्स और रीजनिंग मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैथ्स और रीजनिंग शुरू करेंगे हम, इनको देख ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के बस जितने भी हम आपको लेक्चर्स करवाएंगे इनको देख लीजिएगा, इतना ही काफ़ी है एग्जाम में करने के लिए। इनको मिस नहीं कर सकते हैं मैथ्स रीजनिंग को आप, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। बेवकूफ़ी हो जाएगी अगर इन क्वेश्चन को छोड़ के आओगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इनको जितना भी लेक्चर्स मैं करवाऊँगा वो सब आपको फॉलो करने हैं। थैंक यू सो मच।